हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो आपके थर्ड सेमेस्टर में आपको एज अ पेपर देखने को मिलेगा। या फिर आप किसी भी BLLB में अगर होंगे तो उसमें भी आपको TPA जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी होता क्या है और प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफर होती है ये भी आपने जाना होगा। जैसे कोई जमीन लिखवाने जाता है तो कहते हैं ना कि ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर कई तरीके से होता है। कौन कौन सी चीजें डील करने वाली हैं इस पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, यानी इसको TPA कहते हैं शॉर्ट में। TPA एक्ट जो है वो है, TPA मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो 1882 का है। और ये किन किन चीजों से डील करता है इसके बारे में हम इस पूरे अपने पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए एक ब्रीफ जो आइडिया है वो हम ले लेते हैं। तो जो TPA है वो हमारा खास ज्यादातर जो है खासकर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। ऑल्दो ये मूवेबल से भी डील करता है, मूवेबल से भी डील करता है, बट ज्यादातर ये किससे डील करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं स्थावर संपत्ति। हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले जो भी लोग हैं, स्थावर संपत्ति। ठीक है ना, या फिर अचल संपत्ति भी इसको कहते हैं, ऐसी संपत्ति जिसको हम लोग मूव नहीं करा सकते। ठीक है ना। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम प्रीलिमिनरी फैक्ट जान लेते हैं इस TPA का। तो सबसे पहले तो अगर टोटल चैप्टर की बात करें हम, टोटल चैप्टर इसमें है 8। कितने चैप्टर हैं टोटल इसमें? 8। और टोटल सेक्शन जो है इसमें, टोटल सेक्शन जो है वो 137, टोटल सेक्शन 137 है और टोटल चैप्टर 8 है, ये आप याद रखिएगा। और इसका पूरा नाम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है। ठीक है, और ये इनफोर्स कब हुआ? इनफोर्स कब हुआ ये? ठीक है, इन्फोर्समेंट डेट या लागू कब हुआ? ये 1 जुलाई को लागू हुआ, 1 जुलाई 1882 को ये लागू हुआ। ठीक है ना। अब बात करें ये कहाँ कहाँ पे जो है वो लागू होता है, तो ये ऑलमोस्ट हर एक इंडिया पे, इंडिया के हर एक पार्ट पे लागू होता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन जो है वो दिए हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम बेयर एक्ट से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज हमें एक मोटा मोटा जो आइडिया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो हमें लेना है, क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्या इसके प्रिलिमिनरी फैक्ट है, तो आज हम अपने PPT से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जब भी जो भी वीडियो आएगा हमारा उसमें हम आपको बेयर एक्ट के माध्यम से ही सारी चीजें डिस्कस कराएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, देखते हैं। हाँ, तो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि ये एक्ट आप जानते हैं कि 1 जुलाई 1882 में आया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। ठीक। और द प्रियम्बल ऑफ दिस एक्ट, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या होता है? आत्मा होता है किसी भी जो सब्जेक्ट का। प्रियम्बल क्या होता है? उसका आत्मा होता है, क्या वो सब्जेक्ट बताने जा रहा है उसका एक ब्रीफ इंट्रो होता है प्रियम्बल। तो TPA का जो प्रियम्बल है, द प्रियम्बल टू द एक्ट लेज डाउन दैट इज डिफाइंड, ये एक्ट क्या करता है? चीजों को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, संशोधित करता है, जो लॉ रिलेटेड है। किससे रिलेटेड भाई? प्रॉपर्टी से। जो लॉ रिलेटेड है उसको रेगुलेट करता है, उसको डिफाइन करता है, उसको अमेंड करता है। ठीक है ना। चलो, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो किस किस से डील करता है? तो भाई पहला देखो यहाँ पे, टू ब्रिंग द रूल्स विच रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये ऐसे रूल्स बनाता है जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने में मदद करता है अच्छी तरीके से, शांति के साथ, हारमोनी के साथ। और
किसी के डेथ के पास कैसे प्रॉपर्टी जाती है दूसरे के पास, ये भी ये काम कर बताता है। ये बात भी बताता है कौन, हमारा टीपीए। ठीक है, टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या है, स्टेट से कैसे प्रॉपर्टी मिलती है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने मिलेंगी। दूसरा जो काम है वो क्या है टीपीए का, टू कंप्लीट द कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज इट रिलेट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो भाई, बहुत सारे हस्तांतरण, बहुत तरह के हस्तांतरण इसमें किए जाते हैं, जैसे गिफ्ट, जैसे मॉर्गेज, ठीक है, जैसे सेल, इस तरह के ट्रांसफर किए जाते हैं और इन सब में कहीं ना कहीं कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो जुड़ा ही होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको कैसे डील करना है, उसके ट्रांसफर को कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीजें आपको बताता है कौन, या डील करता है कौन इससे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है ना। तो इसमें वॉलेंटरी ट्रांसफर भी देखा जाता है, ऑब्वियस सी बात है वॉलेंटरी ट्रांसफर ही होगा, जबरदस्ती जो ट्रांसफर किया जाएगा वो वॉइड हो जाएगा। तो इन चीजों से जो है वो डील करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें प्रॉपर्टी को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करते हैं तो दो तरह की प्रॉपर्टी है, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी है मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति, ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग चल संपत्ति। और इसी से खासकर इससे डील करने वाला है हमारा टीपीए। अब आप कहेंगे कि मैडम इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वैसी प्रॉपर्टी जो लैंड से अटैच्ड हो, मतलब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई भी आवास घर हो गया, हाउस हो गया, ये सब क्या है, अचल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको आप मूव नहीं करा सकते। ठीक है ना। थिंग अटैच टू द अर्थ, जैसे कि मान लो कि अगर कोई दीवाल है, दीवाल कहाँ अटैच्ड होती है, अर्थ से अटैच्ड होती है, तो जो दीवाल है वो भी क्या हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दरवाजे जो हैं वो भी घर से अटैच्ड होते हैं, वो भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं, पृथ्वी में गड़ी हुई हैं, ठीक है, अर्थेंट है, वो सब क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गई, जैसे आपका स्कूटर हो गया, आपकी कार हो गई, ठीक है, आपका मोबाइल हो गया, आपकी घड़ी हो गई, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमने देखा, लैंड देखा, लैंड से अटैच चीजें देखी, इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस अपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ठीक है ना। तो चलो, प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको यहाँ देखने मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है भाई, टीपीए या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1882 डज नॉट डिफाइन द टर्म प्रॉपर्टी। इसने प्रॉपर्टी को क्या किया है, डिफाइन ही नहीं किया है। प्रॉपर्टी को कहीं डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, बट इट हैज बीन यूज्ड इट वाइडेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंस। लेकिन ये जो टर्म है, इस टर्म के मतलब को बहुत वाइडेस्ट टर्म में जो है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक तरीके से इस टर्म को यूज करा गया है। प्रॉपर्टी इज अ लीगल टर्म, ये लीगल टर्म है, डिनोट एवरी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है, हित है, राइट है आपका, विच हैज इकोनॉमिक कंटेंट, जिसकी कोई आर्थिक वैल्यू है, इकोनॉमिक कंटेंट है। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, द राइट अलोंग विद द प्रॉपर्टी आर आल्सो ट्रांसफर्ड। जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है तो उसके साथ जितने भी राइट आते हैं, वेदर उसका इकोनॉमिक राइट हो गया, उसका यूज करने का राइट हो गया, उसका टाइटल हो गया, वो सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं, उसको यूज करने का राइट हो गया। प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, मैंने बोल दिया, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई ऑलरेडी डिस्कस अब, ठीक है ना, मैंने पहले ही इसको डिस्कस कर दिया। अब भाई देखो, जब भी आप ट्रांसफर करते हो कोई चीज, आप मान लो कोई जमीन खरीदने जाते हो, तो जमीन जिससे आप खरीदते हो वो आपको जो जमीन बेचता है, तो सिर्फ ये नहीं, आपको टाइटल वैसा नहीं बेच देता है कि लीजिए आप टाइटल रखिए, आपके नाम की तो हो गया जमीन, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकेंगे, या फिर इससे जो फायदा है वो नहीं ले सकेंगे। क्या ऐसे ट्रांसफर होता है? नहीं।
तो ट्रांसफर अगर आपको कोई कर रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, वेदर इमूवेबल या फिर मूवेबल, उसके साथ जुड़ी जितनी भी राइट है, इकोनॉमी राइट है, उसको यूज करने का राइट है, उसका हर एक राइट जो है आपके ट्रांसफर के साथ आ जाती है। ठीक है ना। चलो, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, हैक्टिक नहीं लग रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले हम लोग देख लें। प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया, डेफिनेशन नहीं था लेकिन वाइडर सेंस में यूज किया गया था। देखो भाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म, ये इसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, बट इट ओनली स्पीक्स दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं यूज तो नहीं किया गया है, लेकिन ये बोला गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, जैसे स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। ठीक है ना। As the act does not give any exhaustive definition, it only tells what is not included in immovable property. अच्छा देखो, जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का बेयर एक्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बेयर एक्ट से ही आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको देखने को ये ज्यादा मिलेगा, जिस चीज को वो डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है उस चीज को वो डिफाइन नहीं कर रहा है, बल्कि वो चीज क्या है नहीं है वो चीज बता रहा है। जैसे अगर आपको कोई कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है ये नहीं आपको बताएगा, बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है ये आपको बताएगा। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ये एक्ट डिफाइन नहीं करता, लेकिन ये बता देता है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। जैसे स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर को क्या बोलते हैं भैया? खड़े पेड़। अगर कोई खड़ा पेड़ है या फिर बढ़ती हुई घास है, फसलें हैं, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने पहले आपसे बोला अचल संपत्ति क्या होती है, वैसी संपत्ति जो अर्थ होती है, लैंड है, लैंड से जुड़ी हुई है, बिल्डिंग है, या अर्थ में कोई गड़ी हुई संपत्ति है, तो ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन इन तीनों चीज को हटा करके, किन किन चीज को? स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आएगा उसमें, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आएगा, और ग्रास नहीं आएगा। ऑल दो हालांकि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास ये भी कहाँ है? जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जमीन में गड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर कहीं बागान उगाए जाते हैं, मान लो स्टैंडिंग टिम्बर लगाए जाते हैं, और इस वजह से इमारती लकड़ियां लगाई जाती हैं कि उसको काटा जा सके। ठीक है ना, उसको काटा जा सके। तो ये भी यही था कि इसको काटना है, धरती से अलग ही करना है, और धरती से अलग करके उसको यूज करना है। तो इस नेचर, अपने नेचर के वजह से वो जो स्टैंडिंग टिम्बर है, भले ही पेड़ में जमीन में गड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसको जमीन से हटा करके ही यूज किया जा सकता है, अलग करके ही यूज किया जा सकता है, उसकी यूटिलिटी तभी है। फिर ग्रोइंग क्रॉप्स, अच्छा ये बताओ, जब भी कोई फसल उगाई जाती है तो इसी एम के साथ उगाई जाती है कि फसल पक जाएगी फिर हम उसको तोड़ करके खाएंगे। ठीक है। तो एम क्या था? एम कैसा था कि धरती से अलग करेंगे तब उसको यूटिलाइज करेंगे। तो अपने एम के वजह से ये क्या है? मूव, आपको इमूवेबल तो दिख रही है, धरती से जुड़ी हुई तो दिख रही है, लेकिन ये क्या है? अपने उद्देश्य की वजह से ये मूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा। इसी तरह ग्रासेस भी। ठीक है ना। ग्रास में अब बैम्बू भी आता है। ठीक है ना, जो बांस होता है वो भी। तो ग्रासेस भी यूटिलाइज करने के लिए लगाई जाती हैं, परमानेंट नेचर के लिए ऐसे नहीं। तो इसलिए इसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोला गया है, इसको क्या बोला गया है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इन तीनों चीज को छोड़ करके, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को छोड़ करके जितने भी प्रॉपर्टी जो लैंड है, लैंड से जुड़ी हुई है या लैंड में गड़ी हुई है, वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये चीज आप याद रखना। ठीक है। चलो, अब इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है ये देख लो। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में नहीं डिफाइन है, बल्कि कहाँ इसका डेफिनेशन दिया गया है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में डिफाइन किया गया है। ये क्या कहता है? इट शैल इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरीज, अलाउंसेस, right to way, light, ferries, fisheries, and any other benefit arise of the land or thing attached to the earth
or permanently fastened anything which is attached to the earth but not standing timber, growing crops and grasses. ठीक है ना। अब देखो भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट सॉरी टीपीए या टीपीए में क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया गया है, तो आप बोलोगे नहीं। तो कहाँ दिया गया है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में दिया गया है, और ये बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या इंक्लूड करता है। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, हेरिडेटरी अलाउंस हो गया, रास्ता हो गया, लाइट्स हो गई, फेरी हो गई, फिशरीज वाला एरिया हो गया, या फिर लैंड से जुड़ी कोई चीज हो गई, या फिर लैंड में धसी हुई कोई चीज हो गई। ये सब क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन किन चीजों को छोड़ करके? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को छोड़ करके। ठीक है ना। यही चीज सेम हिंदी में भी आपको दिया हुआ है। तो जो भी हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं हैं वो एक बार रीड कर लेंगे, बाकी समझा तो मैंने आपको ऊपर ही दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, अटेस्टेड। तो अभी हमें अटेस्टेड नहीं पढ़ना है, जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फर्दर सेक्शन में तो हम देखेंगे कि अटेस्टेड क्या होता है। ठीक, यहां से हमको देखना है अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया ना, डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लैंड कह रहा है और अटैच टू द लैंड या अर्थ कह रहा है। तो अटैच टू द लैंड वाली प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है जरा हम देख लेते हैं। अटैच टू द अर्थ मीन्स रूटेड इन द अर्थ, as in the case of tree and shrubs, embedded in the earth as in the case of walls or building। तीसरा क्या कह रहा है? attached to what is embedded for permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached। अच्छा देखो, पृथ्वी से जुड़ा हुआ जो चीज है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्थावर संपत्ति, अचल संपत्ति है। तो पृथ्वी से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें होंगी जिसको पृथ्वी से जुड़ा हुआ माना जाएगा? अब देखो भाई, पृथ्वी में जड़ जमा हुआ है। मान लो कोई बहुत बड़ा पेड़ है, आम का पेड़ है, ठीक है ना, आम का पेड़ है, उसको लगाया किस लिए जाता है कि आम होगा और खाएंगे। परमानेंट नेचर का ये पौधा है, ठीक है ना, परमानेंट नेचर का ये पौधा है। तो ये क्या है भैया? क्योंकि इसका एम क्या था कि ये हमेशा आने वाली हमारी जनरेशन को भी देगा आम, हमको भी देगा आम, और बहुत साल तक ये चलेगा। तो इस एम के साथ लगाया गया है। तो ये क्या है? जड़ जमाया हुआ है पृथ्वी में, और ऐसे पेड़ों और झाड़ियों, पेड़ बड़े होते हैं, झाड़ियां उनसे छोटी होती हैं, तो ऐसे जो पेड़ हैं, झाड़ी हैं, जिनको पृथ्वी में जमाया गया है इस एम के साथ कि ये हमेशा धरती से जुड़ी रहेंगी और हमें फल देती रहेंगी। तो ऐसे सारे जितने भी पौधे होते हैं, झाड़ियां होती है, वो क्या कहलाएंगे? थिंग्स अटैच टू द अर्थ। और ये क्या होंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। ठीक है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो मैंने आपको स्टैंडिंग टिम्बर उम्बर बताया था, अगर इसी के जगह पे शीशम का पेड़ लगाया जा रहा है, ठीक है, शीशम का पेड़ लगाया जा रहा है, पूरा बड़ा सा एक लैंड है और उसपे शीशम के पेड़ लगाए जा रहे हैं। और शीशम का पेड़ किस लिए यूज होता है? खास करके तो फर्नीचर बनाने के लिए, और किसी चीज के लिए। तो इसमें फल तो होता नहीं है कि आदमी खाएगा, तो इसके फल पत्ते कुछ खासा यूज नहीं होते हैं। तो शीशम का पेड़ इसीलिए लगाया गया है, उसका पूरा जंगल, कि उसको काटा जा सके, काट करके उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो क्योंकि इसका एम अलग है, इसका उद्देश्य अलग है लगाते समय, इसीलिए ये धरती से जुड़ा हो करके भी, धरती में गड़ा हो करके भी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, चलो ये इसमें कंफ्यूज मत करना। इसी तरह पृथ्वी से एम्बेडेड, यानी कि जैसे दीवार है, मान लो घर बनता है आपके लैंड पे क्या बनता है? कोई घर बनता है, तो घर पे क्या लगाई जाती है भैया? दीवार चलाई जाती है, उसमें दरवाजे लगाए जाते हैं, खिड़की लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? थिंग्स अटैच टू द अर्थ हो जाती हैं। ठीक है ना। और भी कोई लाभकारी, कोई बेनिफिशियल चीज आपने लगाया हुआ है अपने लैंड पे, तो ये सारी चीजें भी क्या कहलाएंगी? थिंग्स अटैच टू द अर्थ कहलाएंगी। ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको याद होगा, याद क्या, समझ में आ जाएगा। ठीक है।
एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, जरा ये देख लेते हैं कि अनुयोज्य दावे कौन कौन से होते हैं। ऐसे कौन से दावे हैं जो आप इसमें कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट other than the debt secured by mortgage or immovable property or by hypothecation or place of immovable property। ठीक है ना। देखो भाई, एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी दावा जिसको आप कर सकते हो। दावा जिसको आप कर सकते हो, किस चीज पे आप दावा कर सकते हो, दावा जिसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, या फिर किस चीज पे दावा कर सकते हैं, ये एक्शनेबल क्लेम आपको बताता है। ठीक है ना। तो एक्शनेबल क्लेम क्या कह रहा है, अनुयोज्य दावा का अर्थ है कि एक दावा किसी ऋण का, अगर कोई आपसे डेट लिया है, उधार लिया है, तो आप उसको पाने के लिए दावा कर सकते हो, लेकिन सिवाय, एक्सेप्शन देखो, सिवाय अचल संपत्ति के बंधक या चल संपत्ति के गिरवी या ग्रहीकरण को सुरक्षित ऋण के। ठीक है ना। लेकिन ऐसी कोई भी संपत्ति, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज रखा गया है या फिर मॉर्गेज रखा गया है अचल संपत्ति में, और चल संपत्ति में अगर गिरवी रखा गया है कोई चीज और उसको एज ए सिक्योरिटी रखा गया है, तो उसमें आप दावा नहीं कर सकते। बाकी ऐसे अगर सिंपल ऋण लिया गया है तो उसमें आप दावा कर सकते हो। क्या कह रहा है, चल संपत्ति में किसी लाभकारी हित को जो दावाकर्ता के वास्तविक या रचनात्मक कब्जे में ना हो, तो किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का दावा किया जा सकता है जो कब्जे में ना हो, लेकिन फिर भी दावा किया जा सकता है, उसको मांगा जा सकता है। जिसे सिविल न्यायालय राहत के आधार के रूप में मान्यता दे, चाहे ऐसा ऋण लाभकारी हित अस्तित्व में हो, अर्जित हो रहा हो, सतर्क हो या आकस्मिक हो। ठीक है ना। अब कह रहा है कि देखो भाई, पहला हमने देख लिया, पहला, दूसरा, तीसरा कह रहा है कि सिविल कोर्ट्स रिकॉग्नाइज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ वेदर सच डेट बेनिफिशियल इंटरेस्ट और अकरिंग द कंडीशनल और कंटिजेंट। ऐसा कोई भी दावा जो सिविल कोर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ ये किसी बेनिफिट के लिए दिया जा सकता है, तो इस चीज के लिए भी अनुयोज्य दावा या फिर एक्शनेबल क्लेम पार्टी के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि जब ये लास्ट के सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको किया जाएगा। ठीक है ना। ये दावा आपको देखने को मिलेगा। ये भी नोटिस वगैरह आप आगे पढ़ेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी आपने देख लिया। टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ देखो यहाँ पे, एक मिनट, क्या कह रहा है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टाइप्स क्या क्या है मैंने बता ही दिया, ये रिपीट कर रहा है आई थिंक। प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में यूज किया गया है हमारे टीपीए में, लेकिन डिफाइन कहीं पे नहीं किया गया है। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमने पहले ही देखा। देखो, जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1882 का हैज नॉट बीन डिफाइंड, डिफाइन नहीं किया गया है इसको, बट लेकिन सेक्शन 3 में जो है वो मेयरली लेज डाउन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 3 में बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि सेक्शन 3 यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो मैंने बता ही दिया, स्ट्रिंगर टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को छोड़ करके जितनी भी लैंड है या लैंड से अटैच्ड अर्थ है या लैंड में एम्बेडेड चीज है, वो क्या है भाई, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और मैंने बता दिया पहले वाले स्लाइड में कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपका डिफाइन है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वहां से आप देख लेंगे। लैंड, लैंड किसको कहते हैं, लैंड मैंने बता दिया, भूमि, भूमि क्या है भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो भूमि में पृथ्वी की सतह, सतह के ऊपर अंतरिक्ष का स्तंभ, सतह के नीचे जमीन, सभी वस्तुओं को अपनी प्राकृतिक अवस्था में सतह या उसके नीचे जैसे खनिज, पानी में ढकी भूमि जैसे झीलें, नदियां, तालाब, स्थायी अनुलग्न के इरादे, मानवीय एजेंसी द्वारा रखी गई वस्तुएं जैसे भवन, दीवार, बाड़ा, ये सब लैंड में आता है। भूमि में ये सारी चीजें आता है, क्या क्या, अर्थ सरफेस, अर्थ के नीचे जो है वो, अर्थ के ऊपर जो चीजें हैं वो, ठीक है ना,
जैसे अर्थ के नीचे मिनरल है, लैंड है, लेक्स है, पॉन्ड है, तो ये सारी चीजें भी, अगर लेक्स है, रिवर है, पॉन्ड है, तो ये सारी चीजें भी लैंड में आएंगी। ठीक है, चलो दूसरा क्या था कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, ये भी तो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसमें क्या आता है कि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड आर ऑल्सो नोन एज, इसको प्रॉफिट पेंडेरे बोलते हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट ए पेंडेरे बोलते हैं, जो बेनिफिट अर्थ से लिया जाता है। All benefit arising of immovable property and every interest in such property are also regarded as immovable property. Such benefit cannot be severed from the land, हेरिडेटरी अलाउंस, राइट टू वे, राइट टू कलेक्ट फिश पॉन्ड एक्सेट्रा। देखो भाई, अगर कोई भी चीज लैंड से अटैच्ड है, ठीक है ना, बेनिफिट अराइज ऑफ द लैंड, या फिर कोई ऐसी लैंड है जिससे बेनिफिट होता है। मान लो कोई लैंड है, वहां पे एक पॉन्ड है, पॉन्ड में मछली होती है, तो उस फिश अगर वो जमीन बेचा जा रहा है, तो उस पॉन्ड को हटा करके आप नहीं बेच सकते। ठीक है ना, तो हेरिडेटरी जो अलाउंस होती है, मतलब लैंड से जुड़ी हुई कोई शाश्वत अगर अलाउंस है, ठीक है ना, वंशानुगत अगर चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं उस लैंड से, या फिर उस लैंड से जुड़ा हुआ कोई रास्ता है, या फिर उस लैंड से जुड़ा हुआ कोई पॉन्ड है जहाँ पे लोग फिशरी कलेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, उस लैंड से भूमि से उत्पन्न हो रहे लाभ कहलाएंगे, और इससे आप किसी से छीन नहीं सकते, अगर वो आप जमीन खरीद रहे हो या आप वो जमीन यूज कर रहे हो तो। ठीक है ना, चलो ये तो बेनिफिट हो गया अराइजिंग फ्रॉम द अर्थ। तीसरा हो गया थिंग अटैच टू द अर्थ, इसका मतलब क्या समझते हो, ये मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स डिफाइन द एक्सप्रेशन अटैच टू द अर्थ। ठीक है, तो थिंक रूटेड इन द अर्थ, जैसे ट्री, श्रब्स, ये सारी चीजें। बीइंग एम्बेडेड, जमीन में गड़ी हुई चीजें। ठीक है, जैसे वॉल, जैसे बिल्डिंग। थिंक अटैच टू एम्बेडेड टू द परमानेंट, ऐसा कोई भी कोई पृथ्वी के साथ कोई चीज ऐसा जुड़ा है इंजॉयमेंट के लिए, उसको भी हम क्या कहेंगे, तो थिंक अटैच टू द अर्थ कहेंगे। ठीक, आपने अब तक क्या क्या चीजें देख ली इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 3 चीजें आती हैं, तो पहले आता है लैंड, पहले आता है लैंड, ये आपसे याद पूछेगा, लैंड आता है, लैंड आता है। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द लैंड, जो पृथ्वी से उत्पन्न हो रहे लाभ है वो। और तीसरा आता है क्या, थिंग अटैच टू द अर्थ, यानी पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजें, ये क्या होती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। और इसमें 3 चीजें एक्सक्लूडेड रहती हैं, 3 चीजें क्या रहती हैं, एक्सक्लूडेड रहती हैं, एक्सक्लूडेड रहती हैं। ठीक है ना, और वो 3 चीजें क्या है, स्टैंडिंग टिम्बर है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, एंड ग्रासेस है। ये 3 चीजें छोड़ करके जो मैंने 3 चीजें बताया वो क्या है, वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन, इसको भी नहीं डिफाइन किया गया है कहीं। जैसे पहले आपको बताया गया था कि जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं डिफाइन किया गया है, इसी तरह मूवेबल प्रॉपर्टी को भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन इसका भी हम वाइडेड सेंस में यूज करते हैं, तो इसे हम निकाल सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं चीजें कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लॉज एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट है, उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब हर वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, हर हर प्रकार की प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जो अचल संपत्ति नहीं है, वो क्या है, चल संपत्ति है। ठीक है, जनरल क्लॉज से ये हम निकाल सकते हैं। द फॉलोइंग आर हेल्ड टू नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो दिस प्रॉपर्टी में बी कंसीडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि राइट टू वर्शिप, a decree of sales of immovable property, a decree for arrear of rent, loyalty,
A right to recover maintenance allowance, standing timber, growing crops, grass, machinery which is not permanently attached to the earth etc. ये सब क्या है, आपकी इमोल प्रॉपर्टी है। जैसे राइट टू वर्शिप, पूजा करने का अगर अधिकार है, ठीक है, वर्शिप ये भी इमोल प्रॉपर्टी में आए, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। इमोल प्रॉपर्टी का अगर कोई शेल वगैरह हो रहा है तो, या फिर रेंट, किसी चीज से जुड़ा हुआ कोई रेंट है, लैंड से जुड़ा हुआ कोई लैंड रेंट है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे घास है, जैसे ग्रोइंग टिम्बर है, जैसे स्टैंडिंग टिम्बर है, जैसे क्रॉप्स है, ये सब क्या है, आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे कार है, ठीक है, जैसे बस है, जैसे पेन है, जैसे मोबाइल है, ये सब क्या है, आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब थिंग्स नॉट अटैच टू द नॉट अटैच टू परमानेंटली टू द अर्थ, मतलब जो अर्थ से अटैच नहीं है परमानेंटली, ऐसी मशीन्स, ठीक है ना। एक मशीन होती है कि जमीन में उसको धसा दिया जाता है, नट बोल्ट लगा दिया जाता है, तो वो तो क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन ऐसी मशीन जिसको हम लोग अटैच नहीं करते हैं परमानेंटली अर्थ से, वो सारी मशीन भी क्या हो जाती है, इमूवेबल हो जाती, सॉरी मूवेबल हो जाती है। मूवेबल, अगर इसको जमीन में धसा दिए परमानेंटली इस मशीन को, तो ये इमूवेबल हो जाएगी। लेकिन अगर जमीन में परमानेंटली नहीं धसाए तो ये क्या हो जाएगी, मूवेबल हो जाएगी, चल संपत्ति हो जाएगी। ठीक है ना। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। अब ये डिफरेंस है, डिफरेंस अगर आता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको लिख लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ मैं। देखो, एक एक प्रमुख मामले में जस्टिस हॉलवे ने चल और अचल संपत्ति के बीच अंतर समझाया। क्या है, तो गतिशीलता को किसी चीज में स्थान से संबंधित में परिवर्तन सहने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अचल संपत्ति ऐसे परिवर्तन के लिए अक्षमता है यदि हालांकि कोई चीज अपनी गुणवत्ता के नुकसान पहुंचाए बिना अपना स्थान नहीं बदल सकती, जिसके कारण वह वही है, वह जो है तब वह अचल संपत्ति है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है, इस जस्टिस हॉलवे ने एक्सप्लेन किया डिफरेंस दोनों के बीच में, कि देखो भाई सिंपल सी बात है, मूवेबल ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मूवमेंट ला सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है ना, बिना किसी नुकसान के। ठीक, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें हम मूवमेंट नहीं करवा सकते, उसका नेचर मूवमेंट वाला नहीं होता है। ठीक है ना। चलो, अब ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखो भाई, इसमें भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़े हुए चीज शामिल है। इसमें मैंने और बता दिया, जैसे इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर, जो शेयर देखते हैं वो मूवेबल है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ठीक है ना, ये सब क्या है, इमूवेबल है। स्टैंडिंग टिम्बर, ये सब क्या है, सॉरी मूवेबल है, मूवेबल। तो ये आपने देख लिया। एग्जाम्पल आप चाहे तो देख सकते हो, और ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा है इसमें। सेक्शन 5 हम देखते हैं। सेक्शन 3 हमने देखा, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताया गया था। बस यही बताया गया था कि तीन चीज को छोड़ करके, स्टैंडिंग टिम्बर, क्रॉप्स एंड ग्रास को छोड़ करके, जो भी अटैच टू द अर्थ है प्रॉपर्टी, लैंड है, वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमने सेक्शन 3 में देखा था। सेक्शन 5 क्या बात करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया, संपत्ति के हस्तांतरण की परिभाषा दी गई है। तो देखो भाई, इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज अ प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी कोई भी जीवित व्यक्ति, देख लो ये इसेंशियल है, कोई भी जीवित व्यक्ति क्या करता है, किसी को कन्वे करता है, किसी को देता है प्रॉपर्टी, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, चाहे तो प्रेजेंट में चाहे तो फ्यूचर में, टू वन, किसी एक को, या फिर मोर देन लिविंग पर्सन, किसी एक को दे सकता है या एक से अधिक व्यक्ति को दे सकता है जो जीवित है, जो क्या है, जीवित है। और टू हिमसेल्फ, इवन खुद को भी दे सकता है, और टू हिमसेल्फ एंड अदर और मोर देन, मतलब अपने साथ साथ किसी और को भी दे सकता है, अपने साथ किसी एक को या दो को भी दे सकता है, अदर देन लिविंग, other living person को। To transfer of property is to perform such act. In this section, living person का मतलब क्या है, जिंदा व्यक्ति से मतलब क्या है, includes a company and association, व्यक्ति का मतलब
यहाँ पे कंपनी और एसोसिएशन से भी है, संस्था से भी है, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड, चाहे वो कंपनी, चाहे वो संस्था रजिस्टर्ड हो या ना हो। बट nothing here in content shall affect any law for time being in force relating to the transfer of property or by companies, association or bodies of individual। ठीक है ना, लेकिन कोई भी कही गई बात, ठीक है ना, ऊपर कोई भी कही गई बात टाइम के साथ, ठीक है ना, टाइम के साथ अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसा जैसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चल रहा है उसके अनुसार ही ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो पाएंगी। अगर कोई चेंजेस हुए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में तो ये चीजें भी, इन चीजों को भी इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो हमें फिलहाल ये समझना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किन के बीच में होता है। तो भाई पहला देखो, लिविंग पर्सन के बीच में होता है। लिविंग पर्सन ही किसी जिंदा व्यक्ति को क्या करता है, कन्वे करता है, ट्रांसफर करता है। चाहे तो वो प्रॉपर्टी आज बोल दे, ट्रांसफर कर दे, भले ही वो तुरंत ही उसको मिल जाए या तो उसको फ्यूचर में मिल जाए, ठीक है, या फिर किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति को कर दे, जिंदे व्यक्ति को, या फिर खुद को कर दे और खुद के साथ किसी और को भी कर दे। ठीक, तो इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो किया जा सकता है। अब आप कहेंगे खुद को कैसे कर सकता है, तो खुद मान लो कि अपनी कोई प्रॉपर्टी का जो है वो ट्रस्ट में दे रहा है, ठीक है ना, दान दे रहा है, ट्रस्ट में दे रहा है, तो अपने आप को एज अ ट्रस्टी वो बना करके अपनी ही प्रॉपर्टी खुद को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, और अपने साथ किसी एक को, किसी दो को, किसी तीन को और जोड़ना चाहे तो वो कर सकता है। तो याद रखना, लिविंग पर्सन ही कन्वे करता है किसी दूसरे लिविंग पर्सन को, खुद को या अपने साथ किसी और एक या दो व्यक्ति को। और ये जो ट्रांसफर है, ये जो कन्वे होना चाहिए प्रॉपर्टी का, ये कैसे होना चाहिए, तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो, ठीक है। और लिविंग पर्सन में कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आती है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर इनकॉर्पोरेटेड ना हो। ठीक, चलो अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है जरा देख सकते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि राइट टू ऑब्टेन शेयर्स ऑफ द कंपनी इज द प्रॉपर्टी। तो कंपनी शेयर्स को शेयर प्राप्त करने का अधिकार एक संपत्ति है, और ऐसे शेयरों पर दाता का अधिकार केवल इसलिए बाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि दाता के नाम पर ऐसे शेयर कंपनी के रजिस्ट्रार में दर्ज नहीं हुए हैं। ठीक है, देखो, राइट टू ऑब्टेन शेयर ऑफ अ कंपनी इज अ प्रॉपर्टी, मतलब कि कंपनी से शेयर्स लेना वो भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। And the donie's right to such share cannot be thwarted only because a share in the name of donee was not entered into registered company। अब यहाँ पे वासुदेव रामचंद्रा शेलित वर्सेस पीके ठक्कर का केस है, ये 1974 का। इसमें ये बोला गया था कि मान लो अगर कोई शेयर ट्रांसफर कर दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति क्या कर दे रहा है, किसी को शेयर ट्रांसफर कर दे रहा है, और शेयर ट्रांसफर करने के बाद जो है कंपनी जो है वो शेयर में रजिस्टर्ड नहीं है, वो जो शेयर ट्रांसफर किया है वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस बेस पे मान लो जिसको ट्रांसफर किया गया है, शेयर दिया गया है, एक होता है डोनर, एक होता है डोनी। देख लो भाई, पहले डोनर होता है और एक डोनी होता है। तो डोनर जिसने किसी को कुछ दान किया, और जिसको कुछ दान मिला वो है डोनी। तो मान लो एक कोई डोनर अपना कुछ शेयर डोनी को अपने दान किया है, और जो ये डोनर शेयर्स लिया था ना वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। ठीक, डोनी जा करके क्या करता है, डोनर मान लो खत्म हो गया या कुछ हो गया, चाहे इसके कहने पे जाकर के ये डिमांड करता है कि भैया ये शेयर्स का बेनिफिट मुझे दीजिए, या फिर मैंने इतने शेयर दिए हैं इसका बेनिफिट दीजिए। तो कंपनी वाला कहता है कि भैया हम तो इनकॉर्पोरेटेड हैं ही नहीं, हम तो रजिस्टर्ड हैं ही नहीं, तो हम आपको नहीं देंगे, हम आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे। तो इसमें बोला गया कि कंपनी वाले ही इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, रजिस्टर्ड हो या ना हो, आपको शेयर देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये भी प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है, ये आपने पहले ही पढ़ लिया। अब एनालिसिस क्या करना है, जो हमने सेक्शन 5 पढ़ा उसमें एनालिसिस आपको देखना है, और वो एनालिसिस क्या है, ऑल्दो हमने देख लिया लेकिन फिर भी देखते हैं। एनालिसिस देख लेंगे, धारा के तहत दी गई परिभाषा का विश्लेषण इसमें है। एक्ट ऑफ कन्वेंस मतलब
हस्तांतरण का कार्य होना चाहिए। तो जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, ट्रांसफर नाम ही है तो प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए भैया, ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट विच द प्रॉपर्टी मस्ट बी कन्वेड। तो ट्रांसफर के थ्रू ही प्रॉपर्टी क्या दी जाती है, दूसरे को हस्तांतरित की जाती है। It is not necessary that all rights or interest in the property must be conveyed to the another person. The person carrying the property is entitled to the property wanted to be conveyed and it is conveyed to that person who has no private title in it. ठीक है ना। और ट्रांसफर किसको की जाएगी, उस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है। मान लो ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है। ये ए नाम का व्यक्ति किसको ट्रांसफर करेगा, बी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर करेगा जिसका इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है ना। दूसरा है वो जो कन्वे होनी चाहिए प्रॉपर्टी, वो क्या होनी चाहिए, या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में, या तो तुरंत दे दो भैया ट्रांसफर करके इमीडिएट इफेक्ट का, या तो फिर फ्यूचर डेट में उसका इफेक्ट डाल दो कि इस दिन से होगा आपका प्रॉपर्टी। फिर लिविंग पर्सन को होना चाहिए। लिविंग पर्सन आप जानते हैं, इट मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी इंटरवेवोस, मतलब कि लिविंग पर्सन से लिविंग पर्सन को ही होना चाहिए। लिविंग पर्सन में कंपनीज और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आते हैं, ये आप जानते हैं। तो यही सारी चीजें दी गई हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसको देख लीजिएगा। चौथा क्या कह रहा है कि टू हिमसेल्फ और हिमसेल्फ विथ वन और मोर अदर पर्सन। इसको मैंने बता ही दिया आपको, समझा देते हैं लेकिन पढ़ लीजिएगा आप। देखो, या तो वो खुद को दे सकता है, खुद को भी दे सकता है, ट्रस्ट के रूप में देता है। ट्रस्ट अगर अपने प्रॉपर्टी को वो ट्रस्ट में दान में दे रहा है किसी चीज में, तो एज अ ट्रस्टी वो अपनी ही प्रॉपर्टी अपने आप को ही ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। हिमसेल्फ विथ वन और मोर अदर पर्सन, ठीक है। और अपने को तो ट्रांसफर किया ये, लेकिन और किसी को भी एज ए ट्रस्टी अपने आप को ट्रांसफर किया है। तो मान लो अपने भाई को, भतीजे को, और भी किसी को, एक या एक से अधिक व्यक्ति को क्या बना सकता है, अपने साथ ट्रांसफर कर सकता है उस प्रॉपर्टी को जिसको उसने ट्रस्ट में दिया था। ठीक है ना। चल, तो बस ट्रस्ट के लिए कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। काइंड ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें सब बताया गया है कि ये डिफिकल्टी, ये इंटरप्रेट करने में डिफिकल्टी आती थी कि हिमसेल्फ का मतलब क्या है, वो खुद को कैसे ट्रांसफर करेगा। तो हर एक चीज को वो एक्सक्लूड करेगा, सिर्फ ट्रस्ट वाली अगर ऐसी प्रॉपर्टी होगा तब वो ट्रांसफर कर सकेगा खुद को, बाकी और नॉर्मल टाइम में वो नहीं कर सकेगा अपनी प्रॉपर्टी अपने को ही ट्रांसफर। काइंड ऑफ ट्रांसफर, हस्तांतरण के प्रकार कौन कौन से, तो देखो भाई, द एक्ट कंटेम्पलेट्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांसफर होते हैं। सेल के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज के थ्रू आप कर सकते हो, लीज के थ्रू आप कर सकते हो, एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो, गिफ्ट के तरह कर सकते हो। तो 5 तरीके से हम अपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर को देखेंगे, हस्तांतरण को देखेंगे। ठीक, चलो, तो हमने सेक्शन 3 देखा, सेक्शन 5 देखा, अब हम देखेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कह रहा है, व्हाट मे बी ट्रांसफर। देखो भाई, इसमें बोला गया है क्या हस्तांतरित किया जा सकता, लेकिन दरअसल इसमें क्या दिया हुआ है कि क्या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसमें नहीं का लिस्ट दिया हुआ है, नहीं का लिस्ट दिया है इसमें। ठीक है, टाइटल जो है इसका उल्टा है। ठीक है ना, इसका उल्टा है। तो क्या नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है ये बता दिया है, और इसके अलावा जो भी बचता है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसे आप समझिएगा। देखो भाई, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड्स में बी ट्रांसफर एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एक्ट और बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कह रहा है कि हर एक तरह की प्रॉपर्टी संपत्ति ट्रांसफर करी जा सकती है, लेकिन एक्सेप्ट, अपवाद क्या है, लेकिन जो इस एक्ट में प्रोवाइडेड दिया गया है, नीचे दिया गया है, इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर। द चांस ऑफ हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू द एस्टेट, अ चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग द लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ किंग्समैन और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक है ना। अब देखो भाई, कोई भी संपत्ति ऐसा लग रहा है कि मान लो आपके पिताजी हैं, आपको लग रहा है कि पिताजी के ना रहने के बाद जो पिताजी ने प्रॉपर्टी खरीदी है वो तो मेरी ही होगी ना, तो इसको हम अभी ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपका मेयर चांस है, सिर्फ आपका चांस है कि आपकी ये
प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। आपको उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी आने से पहले ही आप क्या कर दे, उसको ट्रांसफर कर दे, किसी को बेच दे, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। चलो, या इसी तरह की कोई अन्य मात्र संभावना हस्तांतरित नहीं की जा सकती, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अ मेयर राइट टू री एंट्री फॉर द ब्रीच ऑफ द कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी वन एक्सेप्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड ओनर बाय, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई आपको व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ओनर है, ठीक है, और इसने बी नाम के व्यक्ति को वो अपनी प्रॉपर्टी दे दी है रहने के लिए, लो तुम इसका देख रेख करना, साग सब्जी बोना और खाना, थोड़ा हमको भी देते रहना, ठीक। अब बी ने कुछ ऐसा काम किया गलत, जिसके द्वारा बी को निकाल दिया। किसने निकाल दिया? ए ने बी को निकाल दिया, ठीक है। फिर दोनों के बीच में कोई बात हुई, कंफ्यूजन दूर हुआ, फिर ए ने क्या कर दिया भाई, अलाउ कर दिया कि जाओ तुम फिर से इस प्रॉपर्टी पे रहो। तो इसका मतलब ये नहीं कि बी के पास अब क्या आ गया, मेयर राइट टू री एंट्री, क्योंकि उसको वापस से क्या मिल गया, मौका मिल गया। किसी शर्त का उल्लंघन किया था वो, लेकिन फिर दोबारा से उसको मौका मिल गया, या फिर कह सकते हैं कि हाँ, चांस मिल गया, चांस मिल गया ऐसा कि हाँ वो दोबारा से उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो ये भी ये हो गया, इसको नहीं ट्रांसफर कर सकते। एंड ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, ठीक है। तो एक सुखाधिचार को प्रभावित संपत्ति से अलग हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ईजमेंट का राइट भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मान लो मेरा एक घर है, ठीक है, मेरा एक घर है, और घर के पीछे से एक पतली सी गली जाती है, ठीक है, जो किसी की नहीं है, बस वो मैं घर में रहती हूँ तो यूज करती हूँ, ठीक है, यहाँ से हवा हवा आता है, ठीक है। अब इस सिर्फ गली को मैं क्या कर सकती, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। हालांकि मैं यूज इसको कर रही हूँ, लेकिन इसमें मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इसको किसी को ट्रांसफर कर दी, किसी को बेच दूं मैं, ठीक है। तो ईजमेंट का राइट जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। डी क्या कह रहा है, ऑल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। कह रहा है कि संपत्ति में सभी हित जो उसके स्वामी ने व्यक्तिगत उपयोग तक सीमित किए हैं, उसके द्वारा हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। भविष्य में जैसे भरण पोषण का अधिकार, चाहे वो किसी प्रकार से उत्पन्न हो, सुरक्षित हो, निर्धारित हो, मतलब कि आप कह सकते हो कि मेंटेनेंस अगर कुछ किसी चीज को मिलता है, मेंटेनेंस किसी चीज के लिए अगर मिलता है, भरण पोषण किसी को दिया जा रहा है, तो वो भरण पोषण ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि माँ को अगर भरण पोषण मिल रहा है, या फिर वाइफ कह दे, वाइफ को भरण पोषण मिल रहा है, तो वाइफ अपने भाई को, अपने ब्रदर को वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है, उसी को वो लेना होगा, ठीक है ना। चलो, अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर। अगर आपके पास मान लो कि ये कोई घर है, इसमें मैं एज अ रेंटर रहती हूँ, ठीक है ना, टीनेंट रहती हूँ, टीनेंट, ठीक है, मैं किराएदार रहती हूँ, ठीक है, यूज करती हूँ उस चीज को, ओनर नहीं रहता। अब मान लो कि यहाँ कोई अप्रोच करे, या फिर कहे ये मेरा घर है, या फिर जबरदस्ती घुसने का प्रयास करे, तो मैं जा करके क्या कर दूंगी, इस व्यक्ति पे, यानी कि सी नाम के व्यक्ति है कोई, इस पे केस कर दूंगी मैं। तो क्योंकि मैंने रेंटर होकर के इस पे केस किया, तो क्या केस कर दिया मैंने, तो मेरा अधिकार हो गया क्या इस प्रॉपर्टी पे, क्या इसको मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आप वाद कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी प्रॉपर्टी को आप बचा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मतलब जो सार्वजनिक पद होता है, पब्लिक ऑफिसर, मान लो कोई डीएम है, तो डीएम ये नहीं कह सकता कि मेरा भाई जो है उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो इसको मैं अपनी जॉब ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो सार्वजनिक पद नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, ना ही सार्वजनिक जो अधिकारी वेतन है, जो सैलरी है, ये सब भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और जो स्टाइपेंड होते हैं, पैसे जो मिलते हैं मिलिट्री में, नेवल, एयरफोर्स और सिविल प्रिजनर्स को, ये भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना।
चलो, वजीफे, पेंशन, ये सबको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, पेंशन वगैरह को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपने देखी कि क्या ट्रांसफर, पेंशन भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जो जॉब के बाद मिलती है, रिटायरमेंट के बाद। जॉब में जब रिटायरमेंट हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उसको भी किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक पेंशन लेगा, उसके बाद उसका पेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें हमने आज देख ली। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक ब्रीफ देखा कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ये सब्जेक्ट किस चीज से डील करता है, कितने तरह की ब्रॉडली जो है वो प्रॉपर्टी होती है। और हमने देखा सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। ठीक है ना, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, क्या चीजें ट्रांसफर करी जा सकती है, कहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है या प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये आपने भली भांति समझा होगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी वो बेयर एक्ट पे जो है वो बेस्ड होगी, जिसमें हम लोग बेयर एक्ट सेक्शन 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे और आगे जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सेल्स के ट्रांसफर के टाइप है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है ना, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।